Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will study some more topics of nutrition like famine, the major cause of malnutrition, and how digestion takes place in human. Famine, the major cause of malnutrition. What is famine? It is lack of enough food to feed all people in an area. फेमिन जो है वो कहद को हम कहते हैं कि अगर किसी एरिया में इनफ फूड अवेलेबल ना हो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो उसको हम फेमिन कहते हैं द मोस्ट टेरिबल फेमिन्स ऑफ 20th सेंचुरी आर इथोपियन फेमिन जो कि 1983 से 85 तक कंटिन्यू रही एंड द नॉर्थ कोरियन फेमिन जो कि 1990s में there are various causes of famine like unequal distribution of food के जो साइंस के जो अचीवमेंट्स हैं उसके बेसिस पे ह्यूमन बीइंग ने अच्छा खासा जो है वो फूड बेटर फूड प्रोडक्शन किया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या फिर क्वांटिटी की हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज़ करके इन्होंने अच्छा खासा फूड की सप्लाई दी है पूरा वर्ल्ड लेवल पे but there are some problems as well due to political or administrative problems. This food is unequally distributed to different regions on earth. कि अगर हम बात करें अमेरिका यूके या फिर कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सरप्लस फूड अवेलेबल है जबकि at the same time the people have nothing to eat in countries like इथोपिया सोमालिया वगैरह में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो दिस इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड उसकी वजह से भी फेमन हो सकता है या फिर ड्राफ्ट की वजह से भी हो सकता है फेमन A drought is a period of time when there is not enough water to support agriculture and human. अगर पानी की कमी हो जाती है जो खुशकसाली होती है जिसमें नॉर्मल से कम अगर रेनफॉल होती है तो उस दौरान क्या होगा कि उससे भी क्रॉप्स इफेक्ट हो जाते हैं और फिर अगेन फेमन कॉज हो सकता है या फिर अनदर कॉज इज़ फ्लडिंग जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा अगर रेनफॉल हो जाती है तो उसकी वजह से भी फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं विच विल डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चरल लैंड तो अगेन इट विल कॉज फेमन एंड देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अगर किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है और उसके कंपैरेटिवली जो फूड प्रोडक्शन है अगर वो कम है तो उस वजह से भी फेमन कॉज हो सकता है डाइजेशन इन ह्यूमन हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं दे रिक्वायर ऑक्सीजन वाटर सॉल्ट्स अमाइनो एसिड्स सिंपल शुगर्स फैटी एसिड्स और वाइटामिन्स क्योंकि ये बहुत सिंपल सब्सटेंसेस है जो कि ईजिली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में से ईजिली ये पास हो सकते हैं सेल के अंदर ये इंटर हो सकते हैं ईजिली तो जबकि उसके कंपैरेटिवली हमारे पास इसके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं अगर उनकी बात करें तो प्रोटीन्स पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स जो कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और ये नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर पास नहीं हो सकते हैं तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके अंदर यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं प्रोटीन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लिपिड्स होते हैं और there is a need to conversion of these complex molecule into very simple type of substances जो कि amino acids, simple sugars और fatty acids हैं तो ये process कैसे होता है this is achieved through process of digestion मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारे डाइट के अंदर जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स फैट्स प्रोटीन्स होते हैं जबकि हमारे सेल्स को बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन वाटर सॉल्ट्स अमाइनो एसिड्स सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड्स की नीड होती है तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल में, डिफ्यूजेबल का मतलब सेल के अंदर जो इजीली क्रॉस हो सकते हैं, जाहिर है सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली सेल के अंदर क्रॉस हो जाएंगे। तो अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड्स दे आर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं, एंड दैट इज नोन एज डाइजेशन। देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस lecture, that ingestion, it is a process of intake of food, कोई भी substance आप खा लेते हैं उसको कहते हैं ingestion, and digestion is the process of breakup of complex substances into very simple substances, and then absorption, it is diffusion of digested food into blood or lymph। जिस तरह से ब्लड एक ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की मूवमेंट होती है, इस तरह से लिम्फ एक लिक्विड होता है जो कि कलरलेस लिक्विड होता है, जो लिम्फ वेसल्स के अंदर मूव करता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपने सुना होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह का एक सिस्टम होता है जो कि उसमें भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और ब्लड की तरह वहाँ पे लिम्फ होता है जो कि वाइट कलर का फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। एंड देन एसिमिलेशन, conversion or incorporation of absorbed simple food into complex substances constitute the body। जो वही सिंपल सब्सटेंसेस हमारे सेल्स यूज करेंगे उसको फिर बॉडी अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको यूज करेंगे, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड देन डिफिकेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज डिफिकेशन। Human alimentary canal. A human digestive system consists of long tube that extend from mouth to anus, and the whole tube is known as human alimentary canal। पूरे को मिला के हम कहते हैं starting from mouth to anus, जो एक tubular structure होती है, that is known as human alimentary canal, and it consists of oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine। In addition to these parts, it also contains some glands, जो कि digestive system के अंदर ये glands आ जाते हैं। इस alimentary canal के साथ साथ कुछ glands भी होते हैं, which include salivary glands, pancreas and liver। How digestion takes place? Oral cavity, जो कि हमारे माउथ का जो भी रीजन होता है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, जो एम्प्टी जो स्पेस होता है हमारे माउथ के अंदर, दैट इज नोन एज ओरल कैविटी। एंड दिस ओरल कैविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन, ग्राइंडिंग एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। हाउ फर्स्ट स्टेप जो है, जब भी आप कोई भी खाना आप मुंह में डाल देते हैं तो आफ्टर दैट फूड सिलेक्शन होती है कि आप उस फूड को टेस्ट करते हैं और फिर जो है उसको फेल्ट करते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आ जाता है तो उस दौरान फूड आप सेलेक्ट करते हैं, और अगर आप उसकी स्मेल पसंद नहीं करते तो आप वहाँ से रिजेक्ट करते हैं। आप का जो टंग है वो टेस्ट करने के बाद उसको आप रिजेक्ट करते हैं, आप मुँह से बाहर निकाल देते हैं, एंड दिस इज़ फूड सिलेक्शन। आफ्टर फूड सिलेक्शन ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग इज विद द हेल्प ऑफ टीथ, आप च्यूइंग करेंगे। दिस च्यूइंग इज ऑल्सो नोन एज मेस्टिकेशन। अब च्यूइंग के दौरान जो है ये स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन अंडर टंग। एक पेयर टंग के नीचे होते हैं, एक पेयर बिहाइंड जाज होते हैं, एंड एक पेयर इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। तो ये 3 pairs of salivary glands activate हो जाते हैं, and they will start secreting saliva। and ये जो saliva है वो फिर फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसको लुब्रिकेट कर रहा होता है, लुब्रिकेशन दे रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जाहिर है वाटरी बनाता है फूड को, ये म्यूकस बनाता है आपका saliva। and this saliva also contain salivary amylase which is responsible for semi digestion of starch। starch को ये तोड़ देता है, तो complete digestion नहीं होती है, although it is semi digestion। salivary amylase saliva के अंदर ये एंजाइम होता है जो कि starch को ब्रेक डाउन कर देता है। अब जो saliva है वो आप
ने जो फूड की च्यूइंग की है वो उसको म्यूकस बना देगा, वाटर उसमें मिक्सअप कर देगा, जिसको हम लुब्रिकेशन कहते हैं। लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन भी होती है यहाँ पे। केमिकल डाइजेशन किस तरह से होती है, क्योंकि इस एंजाइम ने एक्ट किया इसलिए हम इसको केमिकल डाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग की वजह से लुब्रिकेशन हो गई, सेमी डाइजेशन भी हो गई। उसके बाद फूड के जो पार्टिकल्स हैं दे विल रोल अप by the tongue into small slippery mass which is known as bolus। तो जो आपने च्यूइंग किया, च्यूइंग की वजह से स्लाइवा प्रोड्यूस हो गई। स्लाइवा ने क्या किया, आपने जो फूड खाया था उसको लुब्रिकेट किया। आफ्टर लुब्रिकेशन वो एक सॉलिड बाल लाइक स्ट्रक्चर, स्लिपरी स्फेरिकल मास में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज बोलस फॉर्मेशन। आफ्टर दिस आप क्या करेंगे कि उस बोलस को आप सोलो करेंगे, निगल लेंगे। बोलस इज पुश्ड इन पुश टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग। ये आपका टंग हेल्प कर रहा होता है, जो सॉलिड स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर बना है उसको ओसोफेगस के अंदर डालने में आपका टंग हेल्प कर रहा है। आपका टंग क्या करेगा, उसको पुश करेगा उस बोलस को, जिसकी वजह से आप उसको सोलो करेंगे। Here pharynx and esophagus swallowing and peristalsis के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक दफ़ा जब बोलस बन जाती है तो वो बोलस आपके ओसोफेगस के अंदर चला जाता है। फेरिंक्स एंड ओसोफेगस हेल्प करते हैं सॉल्विंग में एंड पेरिस्टालिसिस में। सॉल्विंग का प्रोसेस होता किस तरह से है, ड्यूरिंग सॉल्विंग लैरिंक्स विच इज द टॉप ऑफ ट्रेकिया इट विल मूव अपवर्ड। आपका जो लैरिंक्स है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी या फोर्स एक्सर्ट होगी कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एपिग्लॉटिस आ जाएगा तो ग्लोटिस क्या करेगा, उसके ऊपर लैरिंक्स ट्रेकिया के ऊपर कवर करेगा ग्लोटिस। तो जिस तरह से एक ढक्कन बंद हो जाती है एग्जैक्टली उसी तरह से ग्लोटिस क्या करेगा, ढक्कन के तौर पे काम करेगा और वो ट्रेकिया को कवर करेगा, उसको बंद करेगा। बंद करने से क्या होगा कि आपका जो फूड है वो ट्रेकिया के अंदर इंटर होने से बच जाता है और वो ओसोफेगस में इंटर हो जाता है। तो इसलिए लाजमी है ना कि जब आप सॉल्विंग करते हैं तो ट्रेकिया का मुंह बंद होने चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी सांस की नाली में फिर चला जाएगा। And after that, peristalsis will occur. It is the process of waves of contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal. This structure shows the alimentary canal. ये ओसोफेगस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे। इसके ऐसे मसल्स होते हैं कि दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो दैट्स व्हाई दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करता है। आपके ओसोफेगस से डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है। दिस पेरिस्टालिसिस मूव फूड फ्रॉम योर ओरल कैविटी टू रेक्टम, ठीक है। ओरल कैविटी से ले जाके रेक्टम तक इस पूरा जो कैनाल होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसके वॉल्स के मसल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड खुद ब खुद ही नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। एंड देन दिस विल इंटर इनटू स्टोमक वेयर डाइजेशन, कर्निंग एंड मेल्टिंग टेक्स प्लेस। व्हाट इज स्टोमक? जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इट इज डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ओसोफेगस। ओसोफेगस नीचे की तरफ जाके वो सोलो होके एक डायलेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज नोन एज स्टोमक एंड दिस हैज टू मेन पोर्शंस, कार्डिक पोर्शन एंड देन पाइलोरिक पोर्शन। ओसोफेगस के करीब का जो हिस्सा है, इस पूरे रीजन को हम कार्डिक पोर्शन कहते हैं और इस रीजन को पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। और ये होल जो स्टोमक है इसकी स्ट्रक्चर जे शेप होती है। ये आप चीज़ें में रखें कि इट इज़ लोकेटेड इन लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन
जस्ट बीनीथ डायफ्राम, आपका जो डायफ्राम है उसके बीनीथ ये मौजूद होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, एब्डोमेन में थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ ये लोकेट करता है. एंड पायलोरिक पोर्शन इज टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है. दिस ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर यू कैन सी द कार्डिक स्फिंक्टर्स. रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ओसोफेगस और कार्डिक पोर्शन के बीच में रिंग ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं. दे आर नोन एज कार्डिक स्फिंक्टर्स. एंड अगेन you can see here that ring of muscles is again present between duodenum and pyloric portion. They are known as pyloric sphincters. तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है. This bolus will enter into cardiac portion with the help of cardiac sphincter. कार्डिक स्फिंक्टर को क्रॉस करके बोलस ओसोफेगस में से कार्डिक पोर्शन में इंटर हो जाएगा. जो ही यहाँ पे इंटर हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विल एक्टिवेट. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं कि स्टोमक के इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर secretion of gastric juice. आपने सुना होगा कि gastric juice is composed of mucus, hydrochloric acid and protein digesting enzyme. I am repeating again. Gastric juice के अंदर mucus होता है, hydrochloric acid और protein digesting enzyme which is known as pepsinogen. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मेजर फंक्शन होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा कि इस पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है इसको एक्टिव फॉर्म जो कि पेप्सिन है पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा. HCl will convert the inactive form of pepsinogen into pepsin, the active form. पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है. तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पहले एक्सक्रीट होता है. उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा. एंड दिस पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये तो आपको आइडिया होगा, जो भी आपने फूड में प्रोटीन्स लिए हैं खाया है उसको ये डाइजेस्ट करेगा. दिस HCl also will help to kill microorganisms present in food. जो आपके फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी ये किल करेगा. Within stomach the process of further digestion will occur by process of kerning. एक और प्रोसेस यहाँ पे होता है जिसको हम कर्निंग कहते हैं. कर्निंग का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है कि the walls of stomach can contract and relax, जिसकी वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड की मिक्सिंग रैपिड हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से. स्टोमक की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ सही तरीके से मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से मजीद डाइजेशन हो जाती है. एंड दिस कर्निंग प्रोसेस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है इसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस हो जाती है. दिस हीट मे हेल्प द लिपिड टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ फूड. तो हमने जो फूड में लिपिड खाया है उसको भी ये मेल्ट कर सकता है. अब यहाँ तक जो डाइजेशन हो चुकी है तो फूड की जो कन्वर्जन है दैट बिकम्स ए सूप लाइक मिक्सचर. डाइजेशन स्टमक में जो डाइजेशन होती है उसके रिजल्ट में जो भी हमने फूड खाया है वो एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है जो कि सेमी सॉलिड होती है, तकरीबन लिक्विड टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर उसकी दिखने में वो आपको सूप लाइक मिक्सचर नजर आता है विच इज नोन एज काइम, जिसको हम काइम कहते हैं. एंड दिस काइम विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो यहाँ तक की जो फूड की हालत है वो बिल्कुल सूप लाइक मिक्सचर हो चुकी है, इसलिए हम इसको काइम कहते हैं. पहले बोलस था अब ये काइम में कन्वर्ट हो चुका है. तो दिस काइम विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर. इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाएगा. दिस स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, duodenum, jejunum and ileum. 3 मेजर पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के.
जो पहला पार्ट होता है दैट इज नोन एज ड्यूडेनम, इट इज ऑफ 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, जो कि वही स्टोमक का जो एंड स्पिंक्टर है, जो पायलोरिक स्पिंक्टर है, वहाँ से लेके 25 सेंटीमीटर का जो पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। एंड आफ्टर दैट 2.4 मीटर्स लॉन्ग ड्यूडेनम होता है, उसके बाद फिर 3.5 मीटर्स लॉन्ग इलियम का पोर्शन होता है। तो जो ड्यूडेनम मेजर जो फूड की डाइजेशन होती है दैट विल टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम, तो ज़्यादातर डाइजेशन ड्यूडेनम में होती है। Here in duodenum, it can secrete 3 types of secretions: bile, pancreatic juice, and intestinal juice. It will produce, liver will produce bile, जो कि duodenum में ये bile आ जाता है, तो duodenum के अंदर फिर lipids की breakdown हो जाती है. This bile is responsible for digestion of lipids. And this pancreatic juice is secreted by pancreas. पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट करेगा और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये 3 टाइप के पैंक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं: ट्रेप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। इंटेस्टाइनल जूस is responsible for digestion of all kind of food, चाहे वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, उन तमाम की डाइजेशन करेगा। एंड देन दिस फूड विल एंटर इनटू duodenum. This duodenum is responsible for digestion of proteins, carbohydrates and lipids. उसके बाद फिर ये इलियम से गुजरेगा। इलियम में क्या होगा कि इलियम के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। द मेजर फंक्शन ऑफ इलियम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि इलियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। Here you can see in diagram that the inner wall of this ileum consists of long folds. These are long folds, और ये long folds के surrounding में they are supplied with finger-like projections. You can also say that these are the hair-like projections which can increase the surface area, जिसकी वजह से maximum absorption हो जाती है into blood. तो ये जो फूड है, फूड में जो अमाइनो एसिड्स वगैरह है, जो कि सिंपल अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर और उसके साथ जो फैटी एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो जब इसकी मैक्सिमम सरफेस एरिया होगी तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा इनटू दीज कैपिलरीज। एज यू कैन सी हियर दैट दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस are supplied with blood capillaries. This is vein and this is artery, और ये 2 artery और vein जो है वो डिवाइड होके इन्होंने capillaries बनाए हैं। तो ये जो पूरा finger like projections हैं they are supplied with capillaries. तो जितनी surface area ज़्यादा होगी इनकी, इतनी ही maximum fatty acids, amino acids और जो simple sugars हैं वो blood के अंदर absorb हो जाएंगे। तो मोस्टली ये कहा जाता है कि जो सिंपल शुगर्स और जो एमाइनो एसिड्स हैं वो डायरेक्टली कैपिलरीज के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इन कैपिलरीज की मदद से ये फिर चला जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से। दिस विल मूव टुवर्ड्स लीवर, और लीवर में जाके वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है कि अगर उनके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो वो भी रिमूव हो जाता है, एंड एक्स्ट्रा फूड विल स्टोर इन लीवर, और लीवर से अगेन ये हार्ट की तरफ चले जाते हैं, और हार्ट में सर्कुलेशन के बाद फिर इट विल डिवाइड इनटू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल विल enter from intestine into the lacteal, जो कि lymphatic system का पार्ट होता है। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हमेशा लैक्टियल में इंटर हो जाते हैं।
जबकि मैंने प्रीवियसली बात की कि जो सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स हैं वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन से कैपिलरीज में इंटर हो जाते हैं, कैपिलरीज से फिर ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं और ब्लड की मदद से ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाते हैं, लीवर से हार्ट में जाते हैं, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जबकि जो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल है दे विल एंटर इनटू लैक्टियल जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, और लैक्टियल से फिर वो लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू दे विल एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ये डिफरेंस है, फैटी एसिड्स डायरेक्टली लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर हो जाते हैं, वहाँ से फिर ब्लड में जाते हैं, जबकि अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में इंटर हो जाते हैं, वहाँ से लीवर में, लीवर से फिर हार्ट और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स तक के डिवाइड हो जाते हैं। And then large intestine absorption of water and defecation. After absorption of these amino acids, fatty acids, and simple sugars, the undigested food will remain or will enter into large intestine, and large intestine consists of again 3 parts: cecum, colon, and rectum. Within colon, water will reabsorb into blood. अगर उन वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर अगर है तो वो दोबारा ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा. आफ्टर दैट दिस अनडाइजेस्टेड फूड विल सॉलिडिफाई and that is known as they are known as feces, जिनको हम feces कहते हैं. And these feces will temporarily stored in rectum, which is the last part of large intestine. और उसके बाद फिर it will remove from the body through anus. तो वहाँ से ये waste substances जो है anus के through remove हो जाते हैं. Thank you for watching my video.